जेईई के प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं जो बोर्ड पर है। पहले आप प्रॉब्लम देख लीजिए तब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देख, इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक दिया हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है के आई के फॉर्म में। यहाँ पर के टॉर्सनल कांस्टेंट नहीं है, के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लेकिन आई जो है वो करंट है, दिख ही रहा है यहाँ पर। रेक्टेंगुलर कॉइल का जो पैरामीटर्स दिया रहता है जनरली, नंबर ऑफ टर्न्स एन, क्रॉस एरिया ए, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वैसे ही किया हुआ है इसमें भी। और मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, क्वेश्चन में दिख रहे हैं। अब इसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एन, आई, ए और बी में। इसके टर्म में के को फाइंड करना है। तो आपको ध्यान है, टॉर्क इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू याद होगा एन आई ए क्रॉस बी आ जाता है, ये आपको ध्यान होगा। लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका डायरेक्शन हरदम एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान होगा आपको। तो ए और बी के बीच का एंगल हरदम 90 डिग्री होगा, साइन 90 डिग्री 1 होगा, तो सीधे मैग्नीट्यूड लिख देते हैं एन आई ए बी। यहाँ पर साइन 90 डिग्री हो गया, साइन 91 हो गया, तो यही हो जाता है टॉर्क हरदम। और यह टॉर्क इज इक्वल टू दिया हुआ है के आई है यहाँ क्वेश्चन में, तो आई से आई कैंसिल हो गया है, के इज इक्वल टू सीधे कितना हो जाएगा एन ए बी। देख गया, ए नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब बी के लिए चलिए, बी में यहाँ पर देखिए बहुत आसान है। ए और बी नीट पर्पज से ही है ज़्यादा, ए और बी मतलब जेई के लिए भी हो सकता है, देख रहा है कितना आसान है। लेकिन सी जो है वो स्पेशली जेई के लिए है, वो भी एडवांस के लिए है। देखिए अपने लिख जाएगा। बी नंबर में देखिए, द टॉर्सन कांस्टेंट इफ फॉर करंट आई नॉट डिफ्लेक्शन इन कॉइल इज π/2। तो टॉर्सन कांस्टेंट पूछा है, उसको सी मान लेते हैं इसमें। तो टॉर्क इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आता है एन आई ए बी इज इक्वल टू आई आता है सी इंटू थीटा। टॉर्सन कांस्टेंट सी है यदि, तो सी इंटू एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा होता है, तो सी इंटू थीटा के फॉर्म में आ जाता है। तो थीटा यहाँ π/2 दिया हुआ है, और करंट का जो वैल्यू है आई नॉट दिया हुआ है पर, आई नॉट करंट के लिए, तो बस करंट की जगह पर पुट कर देंगे। हेंस यहाँ पर एन आई नॉट ए बी अपॉन थीटा, तो थीटा की जगह पर पुट कर देंगे π/2 इज इक्वल टू सी हो गया यहाँ पर। यही टॉर्सन कांस्टेंट का वैल्यू पूछा है, तो सी का वैल्यू मिल गया। अब 2 जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2n आई नॉट ए बी बाई पाई हो गया। अब सी नंबर क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते। सी नंबर में क्या पूछा है, द मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इफ चार्ज क्यू इज पास थ्रू द कॉइल। ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली दिख ही रहा है आपको। आज ये कह रहा है कि मैकेनिकल ऑस्किलेशन जो हो रहा है उसमें डैम्पिंग जो होता है उसको इग्नोर कर दीजिए, मतलब एनर्जी में लॉस वाली बात छोड़ देनी, लॉस इन एनर्जी नहीं लिखना है। तो एक चीज इस पर ध्यान दीजिए सी नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। ये भी तो आसानी था। सी नंबर में हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एंगल डिफ्लेक्शन का, मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो आपको ध्यान होगा कि टॉर्सन कांस्टेंट यदि सी है यहाँ पर, तो जो एनर्जी मिलेगा, जो भी एनर्जी यहाँ पर जो हम करंट यहाँ पर दे रहे हैं, मैं ये चार्ज क्यू जो पास करा रहे हैं इससे, उसके कारण जो टॉर्क मिलेगा, वो टॉर्क के कारण पहले एनर्जी मिलेगा ना, वही एनर्जी चार्ज के कारण टॉर्क जो लगेगा, टॉर्क के कारण उसमें एनर्जी मिलेगा, वो रोटेट होगा तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। और काइनेटिक एनर्जी बाद में जब वो स्प्रिंग पूरा डिफ्लेक्ट, कॉइल डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो स्प्रिंग में वही एनर्जी स्प्रिंग एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो वो जो एनर्जी होगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है यदि यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी स्प्रिंग में एलोंगेशन हो या कॉम्प्रेशन हो तब।
यहाँ रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन के कारण के जगह पर तो ये टॉर्सनल कांस्टेंट सी हो जाएगा यहाँ पर, और ये एक्स नहीं होगा, रोटेशन हो रहा है, तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा यहाँ पर, मैक्सिमम एंगुलर रोटेशन। तो हम लोग करना क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वही काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में टॉर्सन के कारण, टॉर्सन हेड में। तो टॉर्सन हेड में यही इससे थीटा मैक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे इसका वैल्यू? तो इसके लिए यहाँ चार्ज दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एंगुलर मोमेंटम में चेंज का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं डेल्टा एल, और ये क्या होगा, यही एंगुलर इम्पल्स के इक्वल होगा। ये ध्यान होगा आप लोगों को, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे, और क्लियर है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा उसके पास, क्योंकि कोई उसके पास एनर्जी है नहीं। तो डेल्टा एल यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर डेल्टा एल इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है, जीरो, और फाइनल कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है, और वो एंगुलर वेलोसिटी हम मान लेते हैं ओमेगा है। तो आई ओमेगा, इससे हम लोग यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेंगे ओमेगा का आई के फॉर्म में और बाकी के टर्म्स के फॉर्म में। और जब ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा तो यही हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, इसको इसके इक्वेट कर देंगे तो थीटा मैक्स का वैल्यू मिल जाएगा। सी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पुट कर लेंगे। ठीक है, हमको लगता है समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सी का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, और सी का वैल्यू लिख के और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वैल्यूज पुट करने। तो सी इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं, सी इज इक्वल टू 2, इसको मिटा के 2n आई नॉट ए बी अपॉन पाई, यही वैल्यू पुट करना है सी का, हमें यही आया। तो अब मिटा देते हैं हम और तब आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम को नहीं मिटा रहे कि अब प्रॉब्लम सामने कोई ज़रूरत होगा तो दिखा देंगे। अब यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले एंगुलर इम्पल्स फाइंड कर लेना है, और वहीं जो होगा वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। तो एंगुलर इम्पल्स सी नंबर के लिए, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल जो लिखे थे हम, इज इक्वल टू आई ओमेगा होगा यही, और माइनस जीरो, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल जीरो इज इक्वल टू, अब यही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना है ये, तो इसके लिए आपको याद होगा एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू टॉर्क, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम, टाइम ड्यूरेशन। तो यहाँ टॉर्क इनटू टाइम ड्यूरेशन होगा, और स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए फाइंड करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मिल जाएगा टॉर्क इनटू डी टी। तो यही हो जाएगा आई ओमेगा इज इक्वल टू टॉर्क, यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू, आपको ध्यान होगा वही फॉर्मूला एन आई ए बी याद होगा, तो एन आई ए बी अभी इसके पहले समझाए भी थे, और साइन 90 डिग्री 1 हो गया, तो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी हो गया इंटू डी टी। तो यहाँ से दिख रहा है कि एन ए बी तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, केवल आई वेरिएबल है और डी टी है यहाँ पर। तो यहाँ पर एन ए बी को बाहर कर देंगे और तब इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होगा, और आई डी टी इज इक्वल टू चार्ज क्यू होगा, आई डी टी का इंटीग्रेशन जो होगा वही चार्ज क्यू होगा, आई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू, और क्यू का वैल्यू 0 से क्यू तक होगा, और ये चार्ज यहाँ पर चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा एन ए बी इंटू क्यू, यही होगा आई ओमेगा इज। तो इससे हमें मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू एन ए बी क्यू अपॉन आई। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे हमने बताया था, अब हम लोग
काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाइंड कर लेंगे और वहीं स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा टॉर्सन हेड में। तो यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा का यही वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। तो एक आई से एक आई कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच जाएगा हाफ एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आई बच गया यहाँ पर। और यही वैल्यू याद होगा अभी जो हम लोग देखे थे हाफ सी यहाँ पर हाफ सी थीटा स्क्वायर मैक्स के इक्वल होगा यही वैल्यू इज इक्वल टू हाफ एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आई होगा यहाँ पर। अब सी का यहाँ पर ये जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे तो थीटा मैक्स का वैल्यू मिल जाएगा। थीटा स्क्वायर मैक्स है उससे थीटा मैक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ऊपर मिटा देते हैं, इसका कोई रोल अब नहीं। यहाँ पर सी का वैल्यू हाफ, एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पर हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, सी थीटा स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा सी थीटा स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू दिस मच। तो सी का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, सी का वैल्यू होगा 2n आई नॉट ए बी अपॉन पाई यहाँ पर इंटू थीटा स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन आई। तो थीटा स्क्वायर मैक्स जो होगा वो कितना होगा यहाँ पर दिख रहा है ना, एन ए बी से एन ए बी कैंसिल हो गया, 2 आ गया नीचे, पाई कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ एक एन बचा, एक ए बचा, एक बी बचा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर बचा और पाई भी चला जाएगा इधर इंटू पाई अब बाई 2i नीचे आ जाएगा यहाँ 2i दिख रहा होगा। और ये जो आई नॉट है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे हो जाएगा आई नॉट 2i0 यहाँ पर नीचे आई है, पाई चला गया ऊपर। तो ये थीटा स्क्वायर मैक्स का वैल्यू, थीटा मैक्स का वैल्यू मिल गया आपका, लिख देते हैं उसको। हैंस थीटा मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही वैल्यू फाइंड करना था, मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन। ये क्यू स्क्वायर स्क्वायर में है तो क्यू बाहर कर देते हैं, बाकी सबको रूट में लिख देते हैं हम यहाँ पर। एन ए बी यहाँ पर एन ए बी पाई, पाई को शुरू में लिख दे चाहे यहाँ लिख दे, उसे क्या आंसर पता है कहीं लिख दीजिए। और नीचे क्या बचा है 2i0, 2i0। ये ध्यान रखना है आई जो है कैपिटल आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और I0 जो है वो यहाँ ये करंट है जब उससे पास हो रहा है, जब π/2 एंगुलर डिफ्लेक्शन हो रहा है तब I0 इज इक्वल टू एक करंट है एक समय पर का करंट फॉर डिफ्लेक्शन π/2 वो तो दिया हुआ है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, π/2 फॉर डिफ्लेक्शन π/2। बाकी इंफॉर्मेशन तो सब दिया ही हुआ है, उसी में कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए उसको हम लिख दिए। मुझको लगता है क्लियर है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, मेरा ऑनलाइन जेई और नीट पर्पज से क्लास चल रहा है, ऑनलाइन ही चल रहा है ऑफलाइन नहीं, और जिसमें 2-3 फ्री डेमो है शुरू में सैटरडे संडे का। संडे का डेमो बहुत लंबा स्टूडेंट ले सकते हैं, जितना देर चाहें उनकी मर्जी है। सैटरडे वाला नहीं, लेकिन संडे को फ्री रहता है इसलिए दे सकते हैं। न्यू स्टूडेंट्स का डेमो होगा और उसमें बच्चे जो हैं कहीं से भी जेई और नीट की सिलेबस के अकॉर्डिंग जहाँ से मन करे प्रॉब्लम पूछे, उनकी मर्जी है, कोई कॉन्सेप्ट कोई डेरिवेशन पूछ लें, एलिजिबिलिटी चेक कर लें टीचर का एक तरह से टेस्ट जैसा। और इसके बाद
फिर मंडे से वो क्लास ज्वाइन करेंगे बैच में, उसमें भी कहीं से पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें जो चैप्टर या ब्रांच चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग चलना है, उसमें जो टॉपिक चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग पूछना है, उसी चैप्टर के रिगार्ड मतलब अकॉर्डिंग पूछना है। अब कहीं से पूछेंगे तो बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये हो गया 1 महीना तक ऐसे फ्री डेमो है। फ्री डेमो करने के बाद स्टूडेंट्स को अच्छा लगे तो ज्वाइन करके अपना फी भेजेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये है कि स्पेशल बैच में बच्चों की संख्या हम लिमिटेड रखे हैं, मतलब 20 से अधिक बच्चे नहीं रखते हैं जनरली। तो इसमें होता क्या है, 20 से कम ही बच्चे रखते हैं। इसमें होता क्या है कि बच्चों का ऑडियो म्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अनम्यूट रहता है, सारे का ऑडियो अनम्यूट रहता है, वीडियो म्यूट रहता है। हाँ, कहीं नॉइज हो रहा है तो म्यूट करना पड़ता है, वो अलग मैटर है, कहीं एक जगह पर पार्टिकुलर स्टूडेंट का नॉइज नहीं है तो सब अनम्यूट रखेंगे। और सब लोग पूछते रहते हैं, डिस्कस हर स्टेप पर, एक बोर्ड पर खड़ा होकर ऑफलाइन जैसा क्लास लेते हैं बोर्ड पर। अब बच्चे एक स्टेप हम लिखते हैं, बच्चों से राय लेते रहते हैं या बच्चे पूछते रहते हैं। तो क्लास ऐसे चलता है ना कि वो पर्सनल ट्यूशन जैसा है। जैसे होम ट्यूशन आप पढ़ते होंगे, कोई पढ़ता होगा तो पता होगा, होम ट्यूशन में जैसे होता है एक स्टूडेंट पर केयर रहता है, वैसे ही हर स्टूडेंट पर केयर रहता है, उसको पर्सनल केयर कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों का बड़ा फ़ायदा होता है। कोई भी कॉन्सेप्ट जितना देर बच्चे मतलब जब तक समझते नहीं है तब तक हम पढ़ाते हैं, जितना देर लगे कोई दिक्कत नहीं, इरिटेट नहीं होते बच्चे, जैसे मन करे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके अलावा रैंक रिपीटर्स बैच में जेई और नीट का जो रिपीटर्स बैच है उसमें रैंक वाइज बच्चों का बांटे हैं, जिससे मेरे पास रिजल्ट अच्छा मिल जाता है, बहुत अच्छा परसेंटेज मिल जाता है, परसेंटाइल कहें या ये मार्क्स कहें, स्कोरिंग हो जाता है दोनों में, मतलब जेई और नीट की बात करें तो आप कहना क्या है, 2 दिन डेमो करके देखिए ना, अपने पता चल जाएगा पढ़ाने का वीक क्या है, तो उससे पता चल जाएगा। उसके बाद मन करे तो तीसरे दिन से करना है, चाहे नहीं करना है, वो अपनी मर्जी। ठीक है, थैंक यू।